गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8। आज हम हिंदी 1 का पार्ट 2 वर्ण विचार करेंगे। हमने इससे पहले भाषा के बारे में पढ़ा था, तो और हिंदी भाषा लैंग्वेज क्या है और हिंदी लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हिंदी भाषा के बारे में पढ़े तो हमने आखिर में पढ़ा था कि व्याकरण पढ़ा था, हिंदी का व्याकरण। उसमें हमने देखा था कि हिंदी व्याकरण जो है उसको उसके तीन भागों में बांटा गया है उसे। तो उसका पहला है वर्ण विचार, दूसरा भाग है वह शब्द विचार और तीसरा भाग है वाक्य विचार। तो भाषा है क्या? जो मौखिक और लिखित भाषा जो है वो हमने बताया कि वो सारी ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों को व्यवस्थित ढंग से अरेंज किया हुआ है, व्यवस्थित ढंग से उनको रखा गया है। और मुख से निकलने वाले एक से अधिक ध्वनियाँ हैं तो वो एक गुच्छे के रूप में, एक वाक्य के रूप में वो बाहर निकल कर आती हैं। तो बच्चों, जो भाषा है वो छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बना है। तो उसकी जो सबसे छोटा यूनिट होता है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसको कहा जाता है, सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो वर्ण कहलाता है। और ये वर्ण ही क्या है? ये वर्ण वही है जो हम मुंह से ध्वनि निकलती है उसको हमने चिन्हित किया है, जिसको लिपि कहा जाता है। तो ये जो लिपि है यही वर्ण है, ठीक है। इनको वर्ण कहते हैं व्याकरण की भाषा में। तो जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट, या फिर यूँ कहे कि उसकी सबसे छोटी ध्वनि को जो चिन्ह है वो वर्ण कहलाता है। और ये वर्ण इसलिए कहलाता है क्योंकि इसको व्याकरण में इसको वर्ण का नाम दिया गया कि ये हिंदी की वर्णमाला है, इसमें यह हिंदी के वर्ण है ये, और उसकी बहुत सारे वर्ण हैं इसलिए इसे वर्णमाला नाम दिया गया है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या हिस्से नहीं किए जा सकते हैं वे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। वो सब क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल मिला के 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। इसमें सारे वर्ण जो हैं स्वर हैं, व्यंजन हैं। तो व्यंजनों में भी कई सारे हैं। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, और इसमें अयोग वाह है। तो इस तरह से ये सारे मिलाकर जब वर्ण बनते हैं तो ये कम से कम 52 वर्ण पूरे बनते हैं। तो बच्चों, अब क्या किया है, ये जो वर्ण है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो जो स्वर है वो क्या करते हैं, वो स्वर जो हैं वो बाकी व्यंजनों पर लग के भाषा को विस्तार देने का काम करते हैं और उनके बगैर नहीं हो सकता। जैसे कि इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं, कोई भी शब्द बनाना है, वाक्य बनाना है, तो वोवेल्स की सहायता से बहुत सारे वर्ड्स बनाते, उसका होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, वोवेल्स का होना। इसी तरह से हिंदी में भी जो स्वर हैं उसकी सहायता से हम बहुत सारे वाक्य बनाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारे अर्थ उससे स्पष्ट निकल के आते हैं। तो जो स्वर हैं वो होते क्या हैं? असल में स्वर ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतः ही हो जाता है, बिना किसी भी तरह की सहायता लिए बगैर ही उसका हमारे मुंह से जब निकलता है तो सीधे हमारे थ्रोट से, गले से निकलता है। जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करें आ, ई, ऊ, ए, री, ए, ओ, औ, सिर्फ हमारे होंठ जो हैं उसका शेप बदलता है ना, लेकिन मुंह खुला का खुला ही रहता है। तो इसलिए इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं होता है, किसी तरह का
बाधा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इसको स्वर कहा जाता है। और ये स्वर जो हैं इनके दो हिस्से किए गए हैं। इन स्वरों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जो जल्दी से मुंह से निकलता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिसको उच्चारण करते समय ज़्यादा समय लगता है, उसको उच्चारित करते हुए थोड़ा हम समय ले लेते हैं, वो वाला दीर्घ स्वर होता है। आप लोग तो क भी बोलोगे तो का ही सुनाई देता, अ भी बोलोगे तो आ ही सुनाई देता। ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं होता। और इसमें एक और जोड़ दिया है, प्लुत स्वर कह दिया है। असल में जब किसी का नाम वाम पुकारा जाता है तो उसको अननेसेसरी लंबा खींच लेते हैं, या जो गाना है वो गाना गाते समय हम उसको लंबा तान खींच लेते हैं, तो ये प्लुत स्वर जो है वो अक्सर संगीत में काम आता है। तो इस तरह से बच्चों ह्रस्व स्वर जो हैं वो बहुत कम समय लेते हैं उच्चारित होने में, और दीर्घ स्वर उससे ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ ह्रस्व स्वर का कि अ ई उ री, अ ई उ री, ये हो गया। अब अगर हम देखें कि किस तरह से दीर्घ स्वर कैसे होता, आ ई ऊ ए ओ, ये उच्चारण में हमें टाइम लेता है। अब हम इनको मिला के लेके चले तो अ आ ई उ री ए ओ आओ, ये क्या है, ज़्यादा समय ले रहा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर, इसमें दीर्घ स्वर आते हैं। तो कुल मिला के 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। तो ये सारे मिला के टोटल 11 स्वर हो जाते हैं, ठीक है। और प्लुत स्वर जो है उसका उच्चारण करते समय, जैसे म्यूज़िक में जब हम कोई लंबी तान खींचते हैं, जैसे आ करते हैं, तो वो सा लंबा लेके गया है, तो आ उसको लंबा ले गया है, तो वो आ को कई गुना लंबा ले गया है, सा कई गुना लंबा ले गया है, इसलिए ये क्या हो गया है, प्लुत स्वर हो गया है। हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, हम तो क्योंकि हम म्यूज़िक सीखते ही नहीं हैं। तो म्यूज़िशियन जो होते हैं, म्यूज़िक गाना गाने वाले या म्यूज़िक बजाने वाले, वो इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो हमने देखा कि हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक है। और उसमें वर्ण क्या है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट है, या यूँ कहिए कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, सबसे छोटी ध्वनि है, जिसके चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। और ऐसी इकाई जिसकी या ऐसा हिस्सा जिसकी की और अधिक टुकड़े नहीं किए, भाषा की वो सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं, जिसको स्वर और व्यंजन 2 हिस्सों में बांटा गया है। स्वर वे होते हैं जो मुख से सीधे निकलते हैं, जिनके बोलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, केवल होंठों का शेप बदल जाता है और कुछ नहीं, वरना वो गले से सीधे निकलते हैं। और स्वर जो हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इन तीनों में बांटा गया है। उसके बाद बच्चों आता है व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, असल में व्यंजन जो हैं वो स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। अगर इसमें स्वर नहीं होगा तो उसका उच्चारण पूरा नहीं होता है। और प्रत्येक व्यंजन में जो स्वर हैं, अस्वर, वो उसमें पहले से ही होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और इनका उच्चारण मुख के अलग अलग स्थानों के आधार पर होता है, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। कि ये एक तो ये बिना स्वर के उच्चारित नहीं होते हैं, स्वरों की सहायता से ही ये व्यंजन उच्चारित होते हैं।
बिना स्वर के ये उच्चारित नहीं हो पाते हैं। तो इस व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो उसमें जो ये व्यंजन हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है वो हैं स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श यानी मुख के कुछ हिस्सों को जो स्पर्श करता है, जीभ कहिए या कुछ और हिस्सा कहिए, दांत कहिए, ये होंठ कहिए, ये स्पर्श करता है। अंतःस्थ यानी जो थोड़ा सा स्पर्श करता है भाग मुंह के हिस्से को, अलग अलग हिस्से को, वो मुंह के अलग अलग हिस्से को स्पर्श करता है। और ऊष्म व्यंजन वो होता है जो कि मुंह से निकलता है। मुंह से जब निकलता है तो पहले मुंह के अंदर उसकी जो वायु है, हवा है, वो मुंह में घूमती है और फिर बाहर आती है। जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये चीज़ पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो जो स्पर्श व्यंजन है वो मुख के वायु जो है उसकी मुख के कई हिस्सों को, कभी कंठ से होती है, कभी तालू में होती है, कभी मूर्धा में होती है, और कभी दांत का स्पर्श होता है, कभी होंठ का स्पर्श होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? ये जो हैं अलग अलग मुख के, इनके प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग उच्चारण होते हैं, जैसे य, र, ल, व। जब मैं अगले इसमें बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से ऊष्म व्यंजन है, इसमें क्या होता है, मुख से निकली हुई जो वायु होती है उसमें वो गर्म सी महसूस होती है और फिर उसके बाद वो निकलती है। तो ये एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। पाणिनि ने इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमारे इसकी रचना की है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप पाठ पढ़िएगा और इसके समझिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।